अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। हफ्ते का पहला दिन और पहले दिन को ही देखते हुए अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर हो रही है। अब ऐसा क्या कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, ऑपोजिशन अपना जाल बिछा रही है, इत्तेहादी दोनों तरफ हाथ फैला रहे हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान ये भी आज एक छत के नीचे आ गए हैं। अब कहा यह जा रहा है, ज़रा ऐसा बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान यही वो दो बड़े नाम हैं जो कि गेम चेंजर साबित होंगे। अलीम खान ने 40 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें की हैं, जिनमें 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं। अलीम खान ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। कहा कि तहरीके इंसाफ किसी एक शख्स की जमात नहीं है, सबकी जमात है और पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस पर जो मुखलिस कारकुन हैं उनको तशवीश है। उन्होंने अदम एतमाद के सवाल पर भी बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा वाज़ेह जवाब है जो उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मुशावरत के बाद अगर अदम एतमाद आ जाती है तो फिर ये हमने फैसला करना है कि हमने करना क्या है। सुनिए ज़रा क्या कहा है। आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, पीटीआई को वोट देने वालों को इस पे तशवीश है। आज तक मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा एमपीएस को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में और उनमें से अक्सरियत जो है तशवीश का शिकार है। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ। तरीन साहब हैं अपोजिशन की तरफ है या हुकूमत? मेरे साथ कोई रब्ता नहीं उनका, कोई रब्ता नहीं। जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम साहब का कोई इत्तेहाद हो रहा है, मुश्तरका हिकमत अमली हो रही है, उस पर क्या कहते हैं? वो पहले भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों कह चुके हैं बार बार कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत एहतराम करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। एस्टेब्लिशमेंट तो ना गिरा रही है ना बना रही है। न्यूट्रल का वर्ड ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि जो टर्म है ना एस्टेब्लिशमेंट, वो पेपर पे लिखने में तो एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन वो गोश्त पोश्त के इंसान हैं। आज तो ब्रेकिंग ही दे दें आप, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें और जो होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा। नाज़रीन, सारी हैपनिंग को देखकर बड़े वसूख के साथ कहा जा सकता है कि हुकूमत जिस तरह से सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही है, इतनी सिचुएशन नॉर्मल है नहीं और इसी फिर सूरत हाल को इसकी नज़ाकत को समझते हुए भांपते हुए वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को टास्क दिया है, अलीम खान से बात करने की हिदायत दी है। गवर्नर साहब भी देर किए बगैर ही लाहौर के लिए रवाना हुए हैं। ऑपोजिशन की तहरीक भी ऑब्वियसली फाइनल मराहिल में है, जैसा वो बता रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब आज फिर मिल बैठे हैं जिसमें टारगेट और तारीख दोनों तय होना है। इन सारी सूरत हाल पर ऑब्वियसली ये सारी सूरत हाल ये किसके हक में जा रही है, किसके अगेंस्ट जा रही है, इस पर बात। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, पार्लिमानी उमूर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अली साहब, अलीम खान की जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत, सर सबसे पहले तो इस पर कमेंट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। विश हिम लक। वो वहाँ गए हैं लेकिन ये ग्रुप बहरहाल तहरीक इंसाफ में ही है, तो मुझे कोई ऐसी बड़ी फिक्रमंदी इस पे नहीं है। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक मैं अब्दुल अलीम खान साहब को जानता हूँ, वो न सिर्फ एक सियासी कारकुन है इमरान खान साहब के, बल्कि वो इमरान खान साहब से उनका बड़ा मोहब्बत और एक एहतराम का रिश्ता भी है उनसे। लेकिन वही कह रहे हैं कि सिचुएशन देखते हुए बड़ी तशवीश है उन्हीं तमाम लोगों को जिन्होंने इस पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है सर, उन्हीं के लिए वो कह रहे हैं कि उनको हालात देखते हुए बड़ी तशवीश है। देखिए, जो भी लॉयलिस्ट है इमरान खान साहब का, जो भी तहरीक में जिन्होंने अपना रोल अदा किया है, तो इस तरह के हालात में तशवीश तो उनको होनी चाहिए कि अगर एक मार्च है, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, तो जाहिर है अलीम खान साहब या जहांगीर साहब जो हैं वो आपस में कोई इनकी अगर गिले शिकवे हैं भी, तो वो कम अज कम इमरान खान साहब को, मुझे उन पर यह एतमाद है, इमरान खान साहब को किसी भी सूरत वो बाहर के किसी फोर्स के सामने अकेला होने नहीं देंगे। ये मुझे उन पर एतमाद है क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत सा वक्त उन्होंने भी लगाया है इस तहरीक को कामयाब करने में। बाकी सियासत में ऊंच नीच आती है। अलीम खान साहब ने
सफर भी किया है, उनको मसले मसाइल का भी सामना रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा वही सीनियर सियासतदान जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। अली साहब, वही सीनियर सियासतदान जो पहले वजीर आजम साहब के दाएं बाएं नजर आते थे जिस वक्त वो ऑपोजिशन में थे, जिस वक्त वो बड़े बड़े जलसे कर रहे होते थे, लेकिन आज क्यों ऐसी सिचुएशन है, क्यों इतनी रिफ्ट पैदा हो गई कि वजीर आजम साहब बुलाते नहीं है इतने बड़े बड़े, इतने सीनियर, इतने लॉयल सियासतदानों को? सर नहीं, सियासतदानों के राब्ते हमेशा रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज बहुत ज्यादा फ्रंट पे हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, इमरान खान आज के नहीं, जब हम इतने छोटे से थे तब से कप्तान है। कप्तान के पास अल्लाह के करम से रास्ते होते हैं मसाइल के हल के लिए। मुंह की खानी पड़ेगी उन तमाम स्टेटस को जो पाकिस्तान में एक बड़े लीडर को पनपना हुआ नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा वेस्ट की गोद में पड़ा रहे। इंशाल्लाह स्टेटस को टूटेगी और टूट रही है। ये चीखें आपको सुनाई दे रही होंगी हर जगह से। अली साहब, आप मान रहे हैं कि सीनियर सियासतदान है, पार्टी को मजबूत करने में उन्होंने बड़ा साथ दिया है। आज जब कोर कमेटी का इजलास हो रहा है तो वजीर आजम साहब ने गवर्नर सिंध को ये टास्क दिया है कि आप अलीम खान साहब से बात करें। सर, वजीर आजम साहब ने खुद क्यों नहीं बात की, क्यों खुद कॉल नहीं कर सके? सर, ये सारी बातें जब आप मान रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को मजबूत करने में बड़ा किरदार अदा किया है, सीनियर सियासतदान है, आप लोग के साथ हैं, तो वजीर आजम को भी ऑब्वियसली पता ही है। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे इमरान खान साहब सारे काम मेरे से मशवरे से करते हैं। देखें, जैसे मैंने आपको पहली बात की है कि जो हमारे सीनियर लोग हैं वो राब्ताकारी का काम करते हैं, चाहे वो परवेज खटक साहब हों, चाहे वो इमरान इस्माइल साहब जो इमरान खान साहब के बहुत ही पुराने, यानी कि बहुत शौकत खानम के जमाने के उनके पुरएतमाद साथियों में से हैं। तो इमरान खान साहब को जिस पे ट्रस्ट होता है उसी को टास्क देते हैं। उन्होंने इमरान इस्माइल साहब को टास्क दिया है, वो जाके उनसे बात करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर सारा फोकस इस तरफ आ गया है हमारी लोगों की तरफ, तो इसका मतलब है कि फिर अपोजिशन के लिहाज से हम यही समझें कि फिर ना ही समझें, क्योंकि अगर उन्होंने अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब पे सारा बैंक किया है तो ये मैं बता दूं वो इमरान खान से आगे नहीं करेंगे। जी। तो फिर तो शेख रशीद साहब, मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद साहब कह रहे थे कि मैं वजीर आजम साहब को, इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा जहांगीर तरीन साहब से रब्ता कर लें, जहांगीर तरीन साहब से मिल लें। हालांकि तहरीक इंसाफ वाले खुद ये बात करने पर नाराज हो जाते हैं। अब सवाल तो यहाँ पर उठता है ना सर, जो आपके इत्तेहादी हैं, काफ लीग हैं, उनसे मिलने 2 बार वजीर आजम चले गए, यहाँ MKM से मिलने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन ये लोग जो आपके अपने हैं, जो आप खुद कहते हैं कि हमारे अपने हैं, हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हम सब एक हैं, उनसे नहीं मिलते वजीर आजम साहब, उनसे बात नहीं करते। ऐसी सिचुएशन होती है उसमें भी गवर्नर साहब को लगा दिया जाता है। सर, मुलाकात भी हो जाएगी, हर काम का एक वक्त होता है, सियासत में हर चीज का एक वक्त होता है और हर काम एक तरीकेकार के मुताबिक आपको नहीं लगता अभी बहुत देर हो चुकी है? सर, आप देख अभी भी आप वक्त का इंतजार कर रहे हैं? अली साहब, बहरानों से ये हुकूमत निकली है, इस इम्तिहान से भी निकलेगी। मैंने आपको अर्ज किया ना कि आपने कहा कि ओपन अगर एक मुलाकात हो जाए या खान साहब चले जाएं तो उसके इम्कानात भी हैं, मैं उनका इम्कानात को रद्द नहीं कर रहा। और कोई प्लान हो रहा है सर मीटिंग का, 1-on-1 मुलाकात की कोई प्लानिंग हो रही है? लेट्स सी इमरान साहब गए हैं, इमरान इस्माइल साहब गए हैं, तो देखते हैं कब मुलाकात होती है। ऐसा कोई पैगाम भेजा है वैसे वजीर आजम साहब ने? एक ही प्लेटफॉर्म से तहरीक चलाने वाले लोग हैं और मैं प्रीवी नहीं हूं ऐसे पैगाम का। खान साहब ने ज़ाहिर टास्क दिया है तो कोई पैगाम तो दिया होगा। सही, ठीक है सर। सर, पंजाब में बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से आप खुद मुतमईन है? वैसे काफ लीग भी मशवरे दे रही है, हुकूमत के हाथ से मामलात निकल रहे हैं, बड़े फैसला करने होंगे, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ। आप मुतमईन हैं पंजाब की परफॉर्मेंस से, वजीर आला की परफॉर्मेंस से? देखें, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन अगर मेरे वजीर आजम मुतमईन है तो मैं मुतमईन हूँ। अच्छा सर, वजीर आजम साहब अब भी मुतमईन हैं उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से? खान साहब को उन पे एतमाद है, इमरान खान साहब को बुज़दार साहब पे एतमाद है। सही। तो सर, आज के इजलास में वजीर आजम ने जो टास्क दिए हैं अपनों के पास जाने का, गवर्नर सिंध को क्या कहकर, सर लाहौर क्या कहकर भेजा गया है?
देखिए, मैं चूंकि खुद कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं तो उस मीटिंग के हवाले से कोई बात का मुझे शायद उस वक्त इल्म ना हो। अगर मैं जब कभी था भी कोर कमेटी का हिस्सा, तो मैं मीटिंग्स की डिस्कशन मीडिया पे नहीं करता था। लेकिन जो मुझे इतलात हैं वो यही हैं कि कुछ लोग जो जिनकी कुछ शिकायत हैं या जिनसे बात करनी है, उसके लिए इमरान साहब को टास्क दिया गया, इमरान इस्माइल साहब को टास्क दिया गया है कि वो जाके उनसे एंगेज करें। वहां हमारी और भी सीनियर लीडरशिप है। शफकत महमूद साहब पंजाब के हमारे सदर हैं, सीनियर आदमी है, सबसे उनकी बड़े अच्छे मरासिम है। साथ साथ नॉट टू फॉरगेट हमारे गवर्नर पंजाब भी। जी अच्छा, अली साहब, एक तरफ ऑपोजिशन कह रही थी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर की बगावत है वो अभी कुछ दिनों में नजर आ जाएगी। दूसरी तरफ सिचुएशन ये हो रही है कि अब अदम एतमाद बिल्कुल आखिरी और फाइनल मराहिल पे आ गई है। स्पीकर के लिए भी नाम आ गया सामने, वजीर आजम के लिए भी नाम आ गया। सर 8 से 9 तारीख 9 और 10 मार्च की तारीख भी दे दी है खुर्शीद शाह साहब ने। तो सर अभी भी आप लोग उतने ही मुतमईन हैं जितना पिछले कुछ दिनों से आप लोग दिखा रहे हैं कि हम मुतमईन हैं जी, ये कुछ नहीं आने वाला। इनफैक्ट आप लोग तो कह रहे थे कि लेकर तो आ जाएं, तारीख ही दे दें। अब तो 9 और 10 तारीख भी आ गई। चलिए 9 भी आ जाएगी। वैसे हमें कोई इतला दे दे कि वो बिलावल साहब के 5 दिन पूरे हुए या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 दिन के बाद रो देना है। क्योंकि जिस तरह वो धमकी दे रहे थे कि 5 दिन में इस्तीफा दे दो, वरना के बाद फिल इन द ब्लैंक है, वरना के बाद क्या करेंगे। वो 5 दिन पूरे हुए कि नहीं? वैसे सर आज चौथा दिन है वैसे, लेकिन कल बिलावल खुद भी ये कह रहे थे कि ये कोई आसान टास्क नहीं है, और अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तब भी वो रुकेंगे नहीं, वो आगे जिद्दोजहद करते रहेंगे। उनका एक फोकस है कि उन्होंने करना क्या है। नहीं करना था ना, क्यों वो काम शुरू करते हैं जो पूरा नहीं कर सकते। सही तो जो खान साहब कह रहे हैं कि अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर मैं आपके साथ क्या करूंगा। सर वो समझते हैं, वो क्या करेंगे वो बता देंगे जरा। सियासी एक बहुत बड़ा कल बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है, और उसमें वजीर आजम साहब ने सियासी गुफ्तगू की है, और उसमें जो है इस तरह की बातें होती हैं। जाहिर है इसके बाद भी उनके साथ वही होगा जो कानून के मुताबिक पहले होता रहा है। कानून के मुताबिक देखा जाएगा, जिसका जो केस बनता है उसके मुताबिक उसके साथ देखा जाएगा। लेकिन मैं हमेशा हर जगह ये बात जरूर कर रहा हूं कि बिलावल साहब जो माशाल्लाह काफी चीखो पुकार कर रहे हैं, और काफी चीखें उनकी आ रही हैं बड़े जोर जोर से। पूछना मैं ये चाह रहा हूं, 15 साल से आपकी उधर हुकूमत है, अबू जी के भी 5 साल की सदारत गुजरे हैं, क्या दिया क्या आपने बिलावल साहब? आप तो अपने लियारी और अपने जो है मेन अपने हलकों से हार गए, और आपने वहां जो है कराची को क्या दिया? पीने का साफ पानी तक तो दे नहीं सके, कचरा कुंडी बना के रख दिया। हैदराबाद को क्या दिया? तरपारकर में लोग भूख से और प्यास से मर रहे हैं, कुत्ते के काटने के इंजेक्शन नहीं है सिंध में। एड्स का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है सिंध में, जो रिपोर्ट्स आई हैं। आपका अपना जो है नोडेरो की क्या पोजीशन है, रोड्स की क्या पोजीशन है, अस्पतालों की क्या दे दिया आपने सिंध को, जो आप यहाँ इस्लामाबाद में देना चाहते हैं? 5 साल जो आपकी हुकूमत के गुजरे थे वो तो आज तक लोगों को नहीं भूले। वो जो करप्शन की दास्तानें हैं, वैसे वो दिन अल्लाह पाकिस्तान को फिर कभी ना दिखाए। अब समझते हैं सर, रिलैक्स हैं आप, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है इस सारी सिचुएशन को देखते हुए। सर ना ऑपोजिशन की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम है, और ना इस वक्त जो आपके अपने ही हल्के में अंदर हो रहा है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब सब रिलैक्स है सर। मैं इस तरह से इसको नहीं लूंगा कि हम बड़ा कोई कि खुदा ना खास्ता कोई तकब्बुर वाला या एरोगेंस वाला कोई फ्लैम्बॉयंसी हम दिखाएं कि जनाब कोई वो नहीं है। जब एक अपोजिशन तरीक चलाती है, चाहे छोटी सी भी अपोजिशन हो, कमजोर लोग भी हों, बेईमान लोग भी हों, मैं जिस तरह के भी हैं, अब मतलब सारों को नहीं कर रहा, लेकिन उसमें जो उनके खाते लांजे हैं सबको पता है, लेकिन वो अलार्म बेल्स रिंग होते हैं। लेकिन जिस लेवल की एक आपको SOS कॉल, क्लैरिन कॉल आती है, एक खतरा होता है, वो नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उससे बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं, लेकिन ये भी नहीं कहूंगा कि हम बिल्कुल आराम से सोए हुए हैं। वी हैव पुट अवर हाउस इन ऑर्डर, वी नो व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी डूइंग। हम तैयार हैं अल्लाह ताला के करम से हर तरह के चैलेंज के लिए। पहले भी नबर्द आजमा थे, अभी नबर्द आजमा है। और ये भी बता दूं, एक कुछ शख्सियात के आने जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की जमात, हम एक तहरीक है इस मुल्क को बनाने के लिए, अपनी गलतियों के साथ खड़े हैं।
गलतियां भी की हैं, अल्लाह के करम से मुल्क को लूटा नहीं है, तबाह नहीं किया, बेचने वाले नहीं है, खड़े हो गए हैं बड़ी बड़ी ताकतों के सामने, नहीं देंगे अपने मुल्क में किसी को अड्डा, जाएंगे आजाद पॉलिसी, रूस से भी ताल्लुक रखेंगे, चीन से भी रखेंगे, कोई नाराज होता है तो हो जाए। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप, ये किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मुझे कादिर मंदुखेल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान से, उनको भी मैं खुशामदीद कहूंगी। अली मोहम्मद खान साहब, कादिर साहब भी साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, सबसे पहले तो सर ये जो आज की सिचुएशन बनी है, तो ऑब्वियसली हुकूमत की तो अपने ही हल्के के अंदर ही अब सिचुएशन जरा टफ हो गई है, टाइट हो गई है। आप लोगों का कोई राब्ता वगैरह जरदारी साहब का या शहबाज शरीफ साहब का, जहांगीर तरीन साहब से किसी किस्म का कोई राब्ता वगैरह हो रहा है सर? किरण, सबसे पहले तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अवामी मार्च का ऐलान किया 27 फरवरी से, आज 9वां दिन है। इस वक्त हम झेलम जो है ना वो के करीब पहुंच रहे हैं काफिला, और रात हमारा रावलपिंडी में होगा। कल इंशाल्लाह हम इनकी साबका डी चौक पे एंट्री देंगे, और एंट्री क्या देंगे अभी तो एंट्री दिया ही नहीं, इनकी जो है ना घबराने का टाइम आ गया। और कल जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने स्पीच की थी, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म के लेवल के कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स ऐसी तकरीर कर सकते हैं कि अगर आदम एतमाद तहरीक फेल हो गई है तो मैं देखूंगा। वो भाई ये कोई गली मालूम की कोई बदमाशी है, कोई दड़ी है, कोई वज़ीर आज़म की सीट पे बैठे हुए, जरा संभल के बैठे। आपने तो 126 दिन के धरना में आपने कहा था कि मैं 3 महीने में जनूबी पंजाब सूबा बना दूंगा। अब आपने हमसे घबरा के और 500 अरब का ऐलान कर दिए, और फिर के कौमी असम्बली आपने तो तहरीरी मुआहिदा किया था जनूबी पंजाब के MNAs के साथ, क्या बना 4 साल बाद? आज आप याद आया गया। 3.5 साल आप कहते थे कि ओगरा का रिपोर्ट समरी आई, 3.5 साल आप ये कहते थे आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया। आज क्या होगा? जब से बिलावल भुट्टो साहब ने ललकारा है, आपने आलमी मंडी को भी एक तरफ फेंक दिया है, समरी भी उस तरफ फेंक दी है। 8 रुपए समरी आपको गई है, वो तो छोड़िए, आपने 10 रुपए और कम कर दिए, अच्छी बात है, मगर ये तो घबराहट की निशानी है। ये तो वो जो पूरे पाकिस्तान कहते हैं घबराने, आज तो खुद घबरा गए। कादिर साहब, आपने मुझे अच्छा पॉइंट दे दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं अली मोहम्मद खान साहब से जवाब ले लेती हूँ ना इस बात का। अली मोहम्मद खान साहब, ये जनूबी पंजाब, ये सूबा, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा था सर आपके, और ये 100 दिन की वो जो परफॉर्मेंस थी उसके अंदर लेकर आना था, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए सर। ये सिचुएशन ऐसी टाइट है, ऐसी सिचुएशन में अगर आ जाता तो बेहतर नहीं था सर? वैसे को आएगा कब? देखें, जो उसके लिए एक इंतजामी तौर पे हो सकता है वो हमने किया। एक अलहदा सेक्रेटेरिएट उनको दे दिया, और चीफ सेक्रेटरी के बाद सेकंड मोस्ट सीनियर जो ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स हैं वो भी दे दिए। मुझे याद पड़ा ऑपरेशनल भी नहीं है वो तो सेक्रेटेरिएट, सेकंड मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स दे दिए। लेकिन यह है कि इसमें जो आईनी तरमीम है उसके लिए सब ने इसको मिलकर करना है। हमने तो अपनी पोजीशन क्लियर की है कि हम तो अलहदा सूबे के हक में हैं, और उस सिलसिले में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी उसके हक में है, क्योंकि मुझे याद है वो सेनेट में इनके जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं बिल कब ला रहे हैं गिलानी साहब XPM, उन्होंने भी इस बात पे हुकूमत को सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे वो कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है ना, सारी सपोर्ट आपके साथ है, आप लोग ला क्यों नहीं लाएंगे? कहां पे खड़ी है? क्योंकि मुझे जो लगता है हमने जो हुकूमत ने मूव की है उसकी सपोर्ट मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी करे। अब मुस्लिम लीग नून इस पे किधर खड़ी है, क्या वो सपोर्ट करेगी? वी विल सी। लेकिन हुकूमत ने तो अपना पोजीशन क्लियर कर दी है कि वी वांट इट टू बी डन, लेकिन वो आईनी तरमीम है जिसके लिए 2/3 चाहिए। तो उसमें हुकूमत अगर बाकी अपोजिशन के जो लोग हैं वाकई अगर सीरियस हैं, खासकर मुस्लिम लीग नून अगर सीरियस है तो उनको फिर हुकूमत का इस पे सियासी खिलाफत दिखाई नहीं दी सर। 2/3 अक्सरियत के लिए भी, अगर साथ मिलाने के लिए भी, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से या चले एक पार्टी तो आपके साथ ही है, लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से कोई जिद्दोजहद भी तो आप लोगों की तरफ से दिखाई नहीं दी ना। ये तभी तो पूछ रही हूँ, टेबल करने का इरादा रखते कब है? अब तो साल रह गया सर। चलें, ये लोग जरा अपनी ये कोशिश कर लेना, उसके बाद इनको एंगेज करते हैं। चलें, फिलहाल तो मुका हुआ है ये मामला सर। अब दोनों आप मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मैंने, ब्रेक के भी। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कादिर मंदुखेल साहब, आज सर 3 बड़ों की बैठक लगी, ये मुलाकात हो रही है, तो सर इस मुलाकात में बेसिकली क्या हो रहा है? अदम एतमाद के मामले में चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं सर? कब लेकर आ रहे हैं, किसके खिलाफ पहले लेकर आ रहे हैं? वजीर आजम के खिलाफ ला रहे हैं या स्पीकर के खिलाफ ला रहे हैं सर? किरण, 27 तारीख से आज 9 दिन हम रोड पर है।
और हम 9 दिन से हमने टेलीविजन नहीं देखा है। लेकिन आज बैठक हो रही है आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की, तो ये फैसला करेंगे और तीनों के खिलाफ आएगा। स्पीकर के खिलाफ भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी आएगा और चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ भी आएगा। तो अब वो फैसला पहले करेंगे कि वो किसके खिलाफ करेंगे। लेकिन जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए कि इससे पहले कि अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाए और आपको उठा के इस प्राइम मिनिस्टर से वापस अपनी जगह पे बने गाला पे बिठाया जाए, तो आप इस्तीफा दीजिए। और अगर आपका आवाम जिस तरह जैसे जुलूस आप करे हो, आपका आवाम के ऊपर इतना अगर एतमाद है, तो फिर आइए असेंबली तोड़ के आ जाए मैदान में। पीपल्स पार्टी आपका हर गली हर मोहल्ले में आपके सामने मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो आपने जबरदस्ती या डंडे के जोर पे या नॉन टेलीफोन कॉल की वजह से आपने पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनके लोगों को आपने पीटीआई में शामिल किए, आज वो ऐसा वापस आ रहे हैं। अच्छा सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 24 आवर्स का कि वो या तो खुद चले जाएं या फिर अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं कि आपको खुद फिर वहां छोड़ा जाए। दूसरी तरफ तो खुद बिलावल भी फॉर श्योर नहीं है ना सर कि ये कामयाब हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। देखिए उसकी वजह ये है कि अदम एतमाद की तहरीक तो पास होनी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह उनको टास्क दिया गया है कि उसने ये सारी चीजें मुकम्मल करनी है। हमें सिर्फ 10 वोटों को का फर्क है। अली उमर खान साहब को अच्छी तरह पता है 162 हमारे पास है और हमें टच करना है 172, और 172 में आप इनके सफों में आप दरारें देख लें कि काफ लीग इनका स्पीकर होते हुए, इनके वफाकी वजीर होते हुए दो, उनके बावजूद वो उनको हिमायत का ऐलान नहीं कर रहा है। उसके बाद उससे बढ़ के जो बड़ा पिलर अलीम खान साहब जो सीनियर वजीर था, अभी कुछ ही महीने उससे पहले जो ना इस्तीफा दिया था, आज वो मिल गए। आपकी चैनल ने ये ब्रेक किया था ये न्यूज। उसके अलावा नूर आलम खान साहब देख ले, अच्छा उनके अपने लोगों के अलावा आप इत्यादी देखते हैं, क्यों देख लें कहाँ खड़ी है बाप पार्टी, अभी हमने टच ही नहीं किया है और उनने सेनेट से बाइकाट का ऐलान किया कि हम कौमी असेंबली और सेनेट में नहीं जाएंगे। ये सारी चीजें वो इंडिकेशन है जो कि इस हुकूमत की गर्मी की और इनके अदम एतमाद की तहरीक पास होने की निशानी है। आप मुझे बताओ टाइमिंग तो देख लें कि जब से बिलावल भुट्टो साहब ने अलम बुलंद की है इस हुकूमत के खिलाफ, ये 9 दिन के अंदर ये सारी आपको जो तब्दीली है या जो भी एक मार्कात है वो आपके सामने नजर आ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इमरान नियाजी साहब घबराने का वक्त आन पहुंचा है। वो जितनी मर्जी गालियां दे, वो जितनी मर्जी धमकियां दे, वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे, वो अमेरिका को नाराज करे, वो यूरोप को नाराज करे, वो किसी को भी नाराज करे, जबकि दोस्त कोई है ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे चेयरमैन जब गुजरात में आवाम से खिताब कर रहा था कि वो गुजरात शहर है जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 70s में 30 लाख लोगों को पाकिस्तान से बाहर मिडिल ईस्ट और दुनिया में भेजा था नौकरी के लिए। आज जिस की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का कारनामा है। और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में GST प्लस जो हमने कराया था और हमारे जो बिजनेस मरासिम है यूरोपियन यूनियन के साथ, आज अब कादिर साहब मुझे ये बता दें सर, आप लोग डी चौक पहुंच रहे हैं कल, तो जब डी चौक पहुंचेंगे उसके बाद का क्या प्लान है? क्या कोई धरना वगैरह देना है वहां पर या फिर कोई अहम ऐलान करेंगे और निकल जाएंगे सर? मेरे ख्याल में आज फैसला हो जाएगा, आज या कल सुबह इसका ऐलान हो जाएगा कि हम सबसे पहले अदम एतमाद तहरीक किसके खिलाफ ला रहे हैं और कौन सी तारीख को ला रहे हैं, कब रिक्वेस्ट जमा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि खौफ हो अली उमर खान साहब की पार्टी का, उन्होंने असेंबली अभी जो कुछ एक 1.5 महीना दिसंबर में OIC का इजलास था, पूरा कारपेट हर चीज तैयारी कर ली है और अब दोबारा रंग रोगन के नाम पे उन्होंने उखाड़ बिकाड़ कर। तो सर क्या अभी ये फैसला भी होना है या ये फैसला हो गया कि बिलावल वहां पर पहुंचकर ये फैसले जो भी कुछ हुए उसके ऐलानात बिलावल उस स्टेज से करेंगे या फिर मौलाना साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी उस स्टेज के ऊपर मौजूद होंगे? सर ये PDM का मुश्तरका ऑपोजिशन मिलकर ये ऐलानात करेंगे? होगा मेरे ख्याल में मुश्तरका होगा, इस वजह से कि आज 3 बड़ों की जो बैठक है उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि सबसे पहले किसके खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाएगी और कौन सी तारीख को ये जमा होगा, क्योंकि रिक्वेजिशन जमा होगा। अली उमर खान साहब पार्लिमानी उमूर के वजीर है, ये जानता है कि 68 मेंबरान के साइन होंगे। यानी सर मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में आएंगे, स्टेज शेयर करेंगे, खिताब करेंगे वहां पर सर, वहां पर ये ऐलानात होंगे, ऐसा ही है? बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये होगा कि ये जो ऐलान होगा वो मुश्तरका होगा। आया वो पीपल्स पार्टी के स्टेज पे होगा या किसी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। बहरहाल हम तो बिलावल भुट्टो साहब के आगे चल रहे, गाड़ी हम पीछे गाड़ी है, इस वक्त हम निकल चुके हैं
लाला मूसा से और बिलावल मधु जन्म कर रहे हैं पहुंचने वैसे, वाले। बिलावल साहब मधु कर रहे हैं वैसे, बुला रहे हैं स्टेज शेयर करने के लिए सर? सही, कादिर मंदुखेल साहब को गालिबन आवाज़ नहीं पहुंची मेरी। सर बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। कल वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के सफरा को यूक्रेन मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हासिल करने के लिए लिखे गए खत पर शदीद तनकीद किया और आज यूरोपीय यूनियन के सदर ने वज़ीर आज़म को फ़ोन करके पाकिस्तान से सालिसी करवाने की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, ना झुकने वाला मौक़िफ़ आलमी सतह पर वो इज़्ज़त दिला रहा है जो हर पाकिस्तानी की देरीना ख्वाहिश रही है। कल वज़ीर आज़म ने अपने से कई गुना बड़ी मजबूत माशी, सिफारती, मालियाती क़ुव्वतों को यूं कटहरे में ला खड़ा किया। पाकिस्तानियों ने अपने माजी में किसी सरबराह मुमलिकत का एटलीस्ट ये लबो लहजा शायद ही पहले कभी देखा हो। आखिर यूरोपीय यूनियन के सफरा ने अपने ख़त में लिखा क्या था, वो ज़रा मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ नाज़रीन। वो कहते हैं, रूस ने बिला इख्तियार अपने पुरअमन हमसाया मुल्क पर हमला किया, इस मुल्क पर चढ़ाई को जो इसके लिए ख़तरा नहीं था। इन शदीद हालात में बैनुल अक़वामी बिरादरी को यकजहती और हिमायत से काम करना चाहिए, बैनुल अक़वामी ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए। यूरोपीय सफरा ने जनरल असम्बली में पाकिस्तान से रूस के खिलाफ वोट देने पर इसरार किया है और कहा है कि पाकिस्तान रूस की कार्रवाई की मजम्मत के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और उसके बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादी उसूलों की हिमायत और उसे बरकरार रखने में हमारा साथ है। जो कुछ हो रहा है ये दुनिया भर की तरह यूरोप में भी नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी बिरादरी के इख्तियार में जो कुछ हो करना चाहिए ताकि यूक्रेन और तमाम आलम इंसानियत के लिए ये इक़दार गालिब रहें। दिलचस्प बात यह है कि अफ़गानिस्तान और इराक़ को इंसानों का जहन्नुम बनाने वाले ममालिक कश्मीर और फ़लस्तीन रोहिंग्या के मज़ालिम पर खामोश। मगरिब आज अपने खित्ते में होने वाली जंग से तिलमिला उठा है। वज़ीर आज़म ने कल बड़े जुर्रतमंदाना सवालात उठाए हैं कि जो ख़त यूरोपीय यूनियन ने हमें लिखा है क्या वो भारत को भी लिखा गया है? माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को मिला क्या है? अफ़गान जंग में हमने जो कुछ खोया, जो कुछ किया, क्या इस पर हमारा शुक्रिया अदा किया गया है? जब भारत ने कश्मीर में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की तो क्या यूरोप ने भारत से रब्ता तोड़ा यूरोपीय यूनियन के ख़त के हवाले से? और उस पर वज़ीर आज़म साहब के जवाब के हवाले से तो खुर्शीद कसूरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर आपको खुशामदीद कहूँगी। खुर्शीद साहब, कल यूरोपीय यूनियन के हवाले से सर वज़ीर आज़म ने जो बातें की हैं, क्या आप सर उनसे इत्तेफाक करते हैं? जो सवालात उठाए हैं वो कितने दुरुस्त हैं और कितने कितने मौका महल के लिहाज से थे सर? देखिए, बात यूँ है कि हमें इस वक्त केयरफुल रहना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के काफ़ी मसाइल हैं और हमारा हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सबके सामने हैं। हमने जो रूस की विज़िट की थी वो ठीक थी, हालांकि लोगों ने एतराज़ किया है, लेकिन वो ये थी कि पहले फैसला हो चुका था तो वो जाना वहाँ मुनासिब था। अगर ना जाते तो सिग्नल ये मिलना था, क्योंकि हम रूस से कई सालों से, दहाइयों से कोशिश कर रहे हैं ताल्लुकात बेहतर करने की। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो उनके प्राइम मिनिस्टर फ्राटकॉव आए थे, फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ को प्रेसिडेंट पुतिन ने मॉस्को बुलाया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी गए हैं और प्रेसिडेंट जरदारी भी गए हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए, तो वो मुनासिब था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं उसकी ज़रूरत यह है कि हम केयरफुल हों। यूरोपियन यूनियन से हमारे ताल्लुकात इसलिए बेहतर रहने चाहिए कि शुरू से यूरोपियन यूनियन ने हमारी डेवलपमेंट में हमारा हिस्सा दिया है। फिर यह है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जिसकी बहुत हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और तमाम गवर्नमेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, वो भी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन जाती हैं, बरतानिया और अमेरिका। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको एक तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है कि हम अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंट भी रखें, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस दिखाएं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाएं, लेकिन हमें अननेसेसरीली ये नहीं चाहिए कि यूरोपियन यूनियन जो है इस वक्त हमारे खिलाफ कोई लेट से जीएसपी का जो मामला है, जो हमारी टेक्सटाइल्स जा रही हैं जीएसपी प्लस का, तो हमें कैलिब्रेशन की जरूरत है, बैलेंस की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान आगे ही IMF का मोहताज है। हर तरफ से हमको पैसे
मांगने पड़ रहे हैं, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। सर, अगर हमारे हालात बहुत बेहतर होते तो कुछ और तरीके से सोचा जा सकता था। मैं समझता हूं कि हमने इंडिपेंडेंस दिखाई है, लेकिन हमें मगरिब के साथ ताल्लुकात जो है उनको बेहतर रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुर्शीद सुफ्रा का इस तरह एक मुल्क के खारजा मामलात पर बात करना सर, ये सिफारती लिहाज से कितना गलत है? वजीर आजम ने कल कहा कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा खत भारत को क्यों नहीं लिखा भाई? तो क्या वजह है कि जैसा जोर पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है सर, मोदी सरकार के लिए यूरोप का रवैया इससे बिल्कुल बरक्स है? जो इस वक्त मगरिब का रवैया है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है, क्योंकि देखें उन्होंने चीन के खिलाफ भारत को अपना एलाई बना लिया है। अमेरिका ने चीन को भारत को एलाई बनाया है। भारत के बहुत से नखरे वो सह रहे हैं, आप उस पोजीशन में नहीं हैं। पाकिस्तान के नखरे वो नहीं सहने को तैयार। उसकी वजह यह है कि जो अफगानिस्तान में जिस तरह निकाला गया है अमेरिका, जिस हजीमत का उसको सामना करना पड़ा है, वो अपने अवाम को ये बताना चाहता है कि इसमें ज्यादा रोल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान की वजह से ये हुआ है। पाकिस्तान के बारे में अमेरिका में बहुत ज्यादा गुस्सा है और मगरिब में भी। भारत के लिए बल्कि जो वहाँ सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। अब भारत ने जो यूक्रेन के रेजोल्यूशन पे नहीं सपोर्ट किया अमेरिका को, उसके खिलाफ वहां एक आहिस्ता आहिस्ता एक ओपिनियन बन रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ उस किस्म की वहां सेंटिमेंट नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ है अफगानिस्तान की जंग के बाद। तो सर इस वक्त पाकिस्तान को फिर सूरत हाल कैसे बैलेंस करने की जरूरत है? हमें स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रखनी चाहिए, लेकिन हमें केयरफुल होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं और हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हम बल्कि दलील ये दी जा रही है कि IMF पैसे तो ज्यादा नहीं दे रहा, लेकिन जब तक वो नहीं देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है वो बहुत से जो हमें सपोर्ट है इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, वो हमें मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अरबों डॉलर कर्जे के वापस करने हैं। तो मैं कहता हूं फॉरेन पॉलिसी में जो बुनियादी मकसद होता है, आप अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस रखें, लेकिन जरा केयरफुल होने की जून को सर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला भी किया है, ये भी सिचुएशन से जुड़ा हुआ है? नहीं, मैं समझता हूं कि ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है उनको इंडिविजुअली भी, और ये भी कहा है कि ये मुनासिब तरीका नहीं है। जो तरीका उन्होंने अपनाया उनको फॉरेन ऑफिस के जरिए जाना चाहिए था। ये बिल्कुल मुमकिनात में से है। पाकिस्तान ने देखें वो खुद मान रहे हैं 27 में से 26 पे अमल दरामद किया है। मेरा ये ख्याल है कि अगर आज हमारे मगरिब के साथ ताल्लुकात बेहतर होते तो शायद ये ना होता जो हो गया है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिसके प्रेशर में हम अपने कवानीन ठीक कर रहे हैं, शायद इसका पाकिस्तान को फायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सा पैसा पाकिस्तान में जो आ रहा था गैर सरकारी जराए से, वो शायद बंद होगा और हो सकता है पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बढ़े, तो एक इनडायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि FATF में अगर हम आज अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होते तो ये मुमकिनात में है कि अगर आप 27 में से 26 कंडीशंस पूरी कर दें तो आपको कह देते कि जी हम आपको निकाल रहे हैं, आइंदा के लिए केयरफुल हो जाए। साहब, कल वजीर आजम इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि अब उनकी हुकूमत में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत के हालात मुशर्रफ, जरदारी और नवाज हुकूमत से सर कितने मुख्तलिफ देखते हैं आप? उनके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है कि ड्रोन अब रुके हैं, और ड्रोन रुकने की कई वजूहात है। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन साथ ये कि जैसे जैसे अमेरिका को ये अंदाजा हो गया था कि अब वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। अमेरिका में बहुत से जो सोचने वाले और लिखने वाले हैं उनका ये ख्याल है कि 10 साल पहले आसानी से निकला जा सकता था, तो ड्रोन हमलों की आहिस्ता आहिस्ता उनको वैसे भी जरूरत कम हो गई थी। लेकिन ये ठीक है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है, उसका भी असर हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद कसूरी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है नाज़रीन, मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।